हेलो, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आप सभी बच्चों का इस ब्रेन जैम ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। हम इंग्लिश ग्रामर में आज दूसरा लेक्चर पढ़ रहे हैं। कल जहां से ख़त्म करे थे वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे सेंटेंस और इसके टाइप्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेंटेंस क्या होता है? चलिए तो पहले रिवीजन कर देते हैं कल की क्लास के। कल हम पढ़े थे, लेटर से स्टार्ट किए थे। लेटर क्या होता है तो बताए थे, स्मॉलेस्ट यूनिट होता है इंग्लिश लैंग्वेज का। क्या होता है बच्चों? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अल्फाबेट, या इंग्लिश लैंग्वेज का कह सकते हो। लेटर के बाद हमने क्या पढ़ा? अल्फाबेट। अल्फाबेट क्या होता है? तो अ सेट ऑफ 26 लेटर। अ सेट ऑफ 26 लेटर्स, 26 अक्षरों के समूह को, 26 अक्षरों के समूह को क्या कहा जाता है? अल्फाबेट कहा जाता है। इसके बाद हम कल पढ़े कि अल्फाबेट को डिवाइड किया गया है 3 ग्रुप में: वोवेल, कॉन्सोनेंट और सेमी वोवेल। सेमी वोवेल। वोवेल में 5 लेटर आते हैं: ए, ई, आई, ओ और यू। ये 5 लेटर क्या है? वोवेल है। और 2 लेटर डब्ल्यू एंड वाई को क्या कहा जाता है? सेमी वोवेल कहा जाता है। और इसके अलावा जो बचा लेटर है उसे कॉन्सोनेंट कहा जाता है। तो वोवेल की संख्या कितनी? 5। और कॉन्सोनेंट लेटर की संख्या कितनी हो गई? 19। और सेमी वोवेल की 2। तो सभी को ऐड कर दो तो कितना हो गया? 26। तो कुल लेटर जो होता है इंग्लिश में वो 26 लेटर होता है। अगर आपसे पूछे कि अल्फाबेट कितने होते हैं तो अल्फाबेट 1 होता है और उसमें लेटर कितने होते हैं? लेटर 26 होता है। तो इस बात को याद रखें। चलिए, इसके बाद हमने पढ़े थे वर्ड। क्या पढ़ा था? वर्ड। तो वर्ड क्या है? ये अ मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन है। मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन है किसका? लेटर का। कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर। तो लेटर से मिलकर के बना होता है वर्ड। कोई भी वर्ड किससे मिलकर बना होता है बच्चों? लेटर से मिलकर बना होता है। लेकिन उस लेटर से जो शब्द मिलकर बनता है, लेटर से जो शब्द मिलकर बनता है उस शब्द का क्या आनी चाहिए? मीनिंग आनी चाहिए। मीनिंगफुल होना चाहिए, तभी हम वर्ड कहेंगे, नहीं तो वर्ड नहीं कहेंगे। तो जैसे कि कल हम बतलाए थे कि जैसे DOG है, इसका अपना अर्थ आता है। जैसे GOD है, इसका अपना अर्थ आता है। अगर यहीं पे लिख दे DGO या GDO, इसका कोई अर्थ नहीं आता है। इसका मतलब इसे हम शब्द नहीं कहेंगे, शब्द ये हमारा कहलाएगा। तो वर्ड के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए? वर्ड के लिए तो कंडीशन होना चाहिए, कंडीशन ये होना चाहिए कि शब्द मीनिंगफुल होना चाहिए, यानी कुछ ना कुछ उसका अर्थ आनी चाहिए। तो यहां तक हम कल पढ़े थे। आज स्टार्ट कर रहे हैं टेंस से, सॉरी सेंटेंस से। कहां से स्टार्ट कर रहे हैं? सेंटेंस से। तो जैसे बताया कि लेटर से मिलकर क्या बनता है? वर्ड। उसी तरीका से कई सारे वर्ड आपस में मिलते हैं तो सेंटेंस बनता है। कई सारे वर्ड आपस में मिलते हैं तो सेंटेंस का निर्माण होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जैसे लिख रहा हूं, ही इज अ गुड बॉय। तो देखिए यहां पर
ये सारे क्या है, ये एक शब्द हो गया, ये एक शब्द हो गया, ये एक शब्द हो गया और ये भी एक शब्द हो गया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें कितने शब्द हैं, तो देखिए 1 2 3 4 5 यानी 5 शब्द हो गया। अगर इसमें लेटर पूछ रहे तो सारे लेटर को काउंटिंग कर ले, तो सारे लेटर मिलकर के एक शब्द का निर्माण करते हैं और कई सारे शब्द मिलकर के सेंटेंस का निर्माण करते हैं। तो क्या निकला चार्ट, लेटर्स है, लेटर से मिलकर क्या बनता है, वर्ड बनता है बच्चों, और वर्ड से मिलकर क्या बनता है, सेंटेंस बनता है, सेंटेंस बनता है। चलिए इस सेंटेंस का डिफिनीशन लिख लेते हैं। सेंटेंस, a group of words that makes a complete sense is called sentence। तो क्या लिखे हैं, शब्दों का ऐसा समूह, शब्दों का ऐसा समूह जिससे मिलकर कोई अर्थ निकले, शब्दों का ऐसा समूह जिससे मिलकर कोई अर्थ निकले, उसी को हम सेंटेंस कहते हैं, उसी को हम सेंटेंस कहते हैं। तो इसे हिंदी में भी लिख देते हैं, शब्दों के समूह को, शब्दों के समूह को वाक्य यानी सेंटेंस कहते हैं, सेंटेंस कहते। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे अब ये लिखा थे, ही इज अ गुड बॉय, वह एक लड़का है, वह एक अच्छा लड़का है। तो इसका हिंदी में क्या हो जाएगा, वह एक अच्छा लड़का है। तो ये एक सेंटेंस हो गया। देखिए ये सारे वर्ड से मिलकर के क्या बना है, ये सारे वर्ड से मिलकर क्या बना है, सेंटेंस बना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आई एम रीडिंग अ बुक, तो ये क्या हो गया, ये एक सेंटेंस हो गया। तो सेंटेंस में कुछ मुख्य बातें ध्यान रखनी होती है। सेंटेंस में बच्चों कुछ मुख्य बातें ध्यान ये रखनी होती है, कोई भी सेंटेंस हो, कोई भी सेंटेंस हो, सेंटेंस जो स्टार्ट होता है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। सेंटेंस किससे स्टार्ट होता है, कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। कोई भी सेंटेंस हो तो स्टार्ट कहां से करेंगे, कैपिटल लेटर से। तो नोट करके लिख सकते हैं इसे बच्चों, सेंटेंस ऑलवेज स्टार्ट विथ, सेंटेंस ऑलवेज स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर। कोई भी सेंटेंस हो स्टार्ट कहां से करेंगे, बड़े अक्षर से करेंगे। जैसे यहां पर लिखे हैं आई एम और रीडिंग बुक, तो स्टार्टिंग कहां से किए हैं, कैपिटल लेटर से। जैसे यहां पर भी देखो लिखे हैं ही इज अ गुड बॉय, तो यहां पर बच्चों देखिए एच जो लिखे हैं, ये एच शुरू का अक्षर क्या लिखे हैं, कैपिटल लिखे हैं, तो कैपिटल से स्टार्ट करना है। उसी तरीका से अगर आपसे पूछ दिया जाए जैसे आर यू गोइंग टू दिल्ली, आर यू गोइंग टू दिल्ली, तो देखिए यहां पर हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब को भी हम किससे लिखे, कैपिटल लेटर से लिखे हैं। पहला बात याद रखना है, सेंटेंस कभी भी स्टार्ट होगा तो किस लेटर से स्टार्ट होगा, कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। दूसरी बात, जब ये समाप्त होंगे, कोई भी सेंटेंस अगर समाप्त होगा, जैसे ये सेंटेंस है,
ये सेंटेंस यहाँ पर बबुआ समाप्त हो रहा है, समाप्त हो रहा है। यहाँ पर जब भी समाप्त होगा तो कुछ ना कुछ चिन्ह होगा, कुछ ना कुछ मार्क्स होंगे अंत में, तो उस मार्क्स को लिखना जरूरी होता है। ठीक है, तो हमने क्या कहा, अगर कोई भी सेंटेंस हो, सेंटेंस के अंत में, सेंटेंस के अंत में क्या लिखना है, तो सेंटेंस के अंत में बच्चों चिन्ह डालना है, मार्क्स डालना है। क्या डालना है, मार्क्स। कौन कौन सा मार्क्स हो सकता है, एंड ऑफ सेंटेंस, एंड ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के अंत में क्या रहना चाहिए, मार्क्स रहना चाहिए। हो सकता है वह मार्क किसका हो सकता है फुल स्टॉप का मार्क हो, फुल स्टॉप का हो सकता है, ये फुल स्टॉप है बबुआ, या हो सकता है क्वेश्चन मार्क हो, क्वेश्चन मार्क हो। तो क्वेश्चन मार्क का सिंबल कैसे होता है, इस तरीका से होता है। फुल स्टॉप का सिंबल कैसे होते हैं बच्चों, ऐसे होता है। या हो सकता है कि एक्सक्लामेशन का सिंबल हो, एक्सक्लामेशन का सिंबल हो। एक्सक्लामेशन का सिंबल कैसे होता है, ऐसे। तो हमने क्या कहा कि अगर सेंटेंस के अंत में, सेंटेंस के कोई भी सेंटेंस हो, कोई भी सेंटेंस हो, तो उस सेंटेंस के अंत में या तो फुल स्टॉप रहेगा, या तो क्वेश्चन मार्क रहेंगे, या तो एक्सक्लामेशन मार्क रहेगा, एक्सक्लामेशन मार्क रहेगा। इस बात का याद रखना। और तीसरी बात, ये जो बीच में जो लिखे जाते हैं, जो भी सेंटेंस लिखा गया है, जो भी शब्द लिखा गया है, इस सेंटेंस के अंदर जो भी शब्द लिखा गया है, वे सारे शब्द प्रॉपर वे में अरेंज होना चाहिए। प्रॉपर वे में क्या होना चाहिए, अरेंज होना चाहिए। तो ये सारे शब्द जो है क्या होना चाहिए सेंटेंस में, प्रॉपर वे में, प्रॉपर ऑर्डर में, प्रॉपर ऑर्डर में क्या होना चाहिए, प्लेस्ड होना चाहिए, प्लेस्ड होना चाहिए। ये तीन बात याद रखनी है कि सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है बच्चों, सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। और सेंटेंस के अंत में क्या लिखोगे, या तो फुल स्टॉप, या तो क्वेश्चन मार्क, या तो एक्सक्लामेशन। अब कब फुल स्टॉप लगाना है, कब क्वेश्चन मार्क लगाना है, कब एक्सक्लामेशन मार्क लगाएंगे, वो आगे पढ़ेंगे। ठीक है। और तीसरी बात क्या हमने बताया कि कोई भी सेंटेंस हो, उस सेंटेंस में जो शब्द होते हैं, उस शब्द का अरेंजमेंट प्रॉपर वे में होना चाहिए, तभी उसका अर्थ निकलेगा। सही अर्थ निकल सकता है, अन्यथा सही अर्थ नहीं निकल सकता है, शुद्ध वाक्य नहीं बन सकता है, अशुद्ध वाक्य कहलाएंगे। जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पे कह दूं, जैसे मैं लिख रहा हूं कि वह बाजार जा रहा है। जैसे वह बाजार जा रहा है, तो हम इसको कैसे, देखिए वह का इंग्लिश क्या होता है, ही। बाजार का क्या होता है, मार्केट। जा रहा है तो गोइंग। तो क्या ये सही है, ही मार्केट गोइंग। हाय, हाय का क्या होता है, इज दे देते हैं। ही मार्केट इज गोइंग, नहीं, ये प्रॉपर वे नहीं है। यहां पर देखिए ही मार्केट, इसका कोई सेंस नहीं बन रहा है, इसका शुद्ध सेंस नहीं बन रहा है, तो हमें इसे प्रॉपर वे में लिखना पड़ेगा। तो इसका क्या हो जाएगा, वह का ही, वह बाजार जा रहा है, कहां जा रहा है, बाजार, तो ही इज गोइंग टू, कहां को जा रहे हैं, बाजार को जा रहा है, ही इज गोइंग टू मार्केट, ही इज गोइंग टू मार्केट, फुल स्टॉप। देखिए ये क्या हुआ, ये एक शुद्ध वाक्य हुआ। अगर इसकी बात करें तो ये क्या हो गया, इनकम्प्लीट हो गया, मतलब इनकम्प्लीट सेंस निकल रहा है, अधूरा सेंस निकल रहा है, और इसका कंप्लीट सेंस निकल रहा है। क्लियर। तो ये बात याद रखनी है। तो हम तो अभी सिर्फ बताए, क्या बताए यहां पर,
कि कोई भी सेंटेंस हो बबुआ, कोई भी सेंटेंस हो वो स्टार्ट होगा कैपिटल लेटर से। दूसरी बात क्या है, सेंटेंस में कोई भी शब्द हो वह प्रॉपर ऑर्डर में प्लेस्ड होना चाहिए, यानी प्रॉपर ऑर्डर में रहना चाहिए। ऑर्डर का स्पेलिंग यहाँ पे गलत है, सही कर ले। तो प्रॉपर ऑर्डर में स्थित होना चाहिए। और तीसरी बात यह है कि सेंटेंस के अंत में कोई ना कोई मार्क्स जरूर होना चाहिए, यानी चिन्ह जरूर होना चाहिए। ठीक है, डिपेंड करता है किस प्रकार का सेंटेंस है। अगर एसेटिव सेंटेंस है तो पॉजिटिव, अगर एसेटिव सेंटेंस है, एसेटिव सेंटेंस में दो आते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। तो इसके अंत में, इस सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप लगता है। अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, अगर बच्चों इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, यानी ऐसा सेंटेंस जिससे प्रश्न पूछा जाता है, ऐसा सेंटेंस जिससे प्रश्न पूछा जाता है उसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंत में, इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह होता है। क्वेश्चन मार्क का चिन्ह कुछ इस तरीका से, अब ये बताया मैं, इस तरीका से ये किसका सिंबल है, क्वेश्चन मार्क का है। वहीं पर अगर आप बात करो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कोई भी दुखद फीलिंग हो तो इसके लिए हम एक्सक्लेमेशन चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। तो एक्सक्लेमेशन का संकेत कैसे होता है, ऐसे होता है। तो हम पढ़ेंगे आगे चलकर टाइप्स ऑफ सेंटेंस, वहां पर पढ़ेंगे एसर्टिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, वहां पर बच्चों हम पढ़ेंगे। ठीक है, पहले हम सेंटेंस को पूरे क्लियर कर लेते हैं इधर। तो फिर से सेंटेंस क्या होता है बच्चों, सेंटेंस शब्दों का ग्रुप है, शब्दों के समूह को हम सेंटेंस कहते हैं। लेकिन कंडीशन क्या होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए, यानी इसका अर्थ आनी चाहिए, शुद्ध अर्थ आनी चाहिए। बिल्कुल। सेंटेंस को लिखते कैसे हैं, तो सेंटेंस को हमेशा कैपिटल लेटर से लिखते हैं। सेंटेंस के अंत में कोई चिन्ह डालते हैं, चाहे फुल स्टॉप का चिन्ह हो, चाहे क्वेश्चन मार्क का चिन्ह हो, चाहे एक्सक्लेमेशन मार्क का चिन्ह हो। ठीक है, और इसमें जितने भी शब्द है वो शब्द प्रॉपर वे में, प्रॉपर ऑर्डर में प्लेस्ड होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं कि सब्जेक्ट जो होता, सेंटेंस जो होता है, सेंटेंस बच्चों ये सेंटेंस जो होता है वह मुख्यतः तीन घटकों से मिलकर बना होता है, या तीन भागों से मिलकर बना होता है, तीन भाग में होता है, ऐसे भी कह सकते हैं। सेंटेंस मुख्यतः तीन घटकों से मिलकर बना होता है, मिलकर बना होता है। एक सब्जेक्ट होता है जिसे हिंदी में कर्ता बोलते हैं, दूसरा वर्ब होता है, पहले सब्जेक्ट उसके बाद वर्ब, और तीसरा जो होता है ऑब्जेक्ट होता है, जिसे हिंदी में कर्म। तो देखिए हम क्या करें, सेंटेंस में मुख्य तीन चीजें होती है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये तीन चीज होता है। कम से कम किसी भी सेंटेंस में ये दो चीज जरूर रहता है, सब्जेक्ट और वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब। ठीक है, तो हम इसे एक एक करके जिक्र करते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। चलिए इसे लिख लीजिए आप सब, या तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट किसे कहते हैं, सब्जेक्ट, इसी को बच्चों क्या कहा जाता है, कर्ता। सब्जेक्ट को क्या कहा जाता है, कर्ता कहा जाता है। क्लियर।
तो देखिए सब्जेक्ट कहते किसे हैं? तो जिसके बारे में चर्चा की जाए, जिसके बारे में या जिसके विषय में चर्चा किया जाए, बात की जाए, उसे सब्जेक्ट कहते हैं। उसे सब्जेक्ट कहते हैं। And the door of an action is called subject. तो जिसके बारे में कही जाए, जिसके बारे में चर्चा किया जाए, या जो सेंटेंस में काम करने वाला होता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। जो सेंटेंस में काम करने वाला होता है यानी जिसके द्वारा काम किया जाता है या जिसके बारे में चर्चा की जाती है उसी को सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं पढ़ा रहा हूं, तो यहाँ पर कौन पढ़ा रहा है? मैं पढ़ा रहा हूं, तो मैं क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। जैसे अगर बात करें पंखा घूम रही है, तो यहाँ पर किसके बारे में चर्चा की जा रही है? पंखा के बारे में बच्चों। तो पंखा यहाँ पर क्या हो गया? पंखा सब्जेक्ट हो गया। जैसे कह दे हमारा भारत देश महान है, हमारा भारत देश महान है, तो यहाँ पर हमारा भारत देश यानी आवर कंट्री क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे कहते रवि इज अ गुड बॉय, तो यहाँ पर रवि के बारे में कह रहे हैं। किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं? कौन अच्छा लड़का है? यहाँ पर इस सेंटेंस में मैं बात कर रहा हूं रवि के बारे में, तो रवि क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। तो जिसके बारे में बात की जाए, जिसके बारे में आप चर्चा कर रहे हो, वही क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। या यूं कह ले कि सेंटेंस में जो काम करने वाला होता है, यहाँ पर डोर जो लिखा है, डोर का मतलब होता है जो काम करता है, करता। एक्शन का मतलब क्या होता है? कार्य। तो जो काम करने वाला होता है उसी को सब्जेक्ट कहते हैं। या यूं कह ले जिसके बारे में चर्चा की जाए उसे सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अभी हमने बताया बबुआ कि रवि इज अ गुड बॉय। ठीक है, फुल स्टॉप। यहां पर देखिए एक बात और याद रखिए, सब्जेक्ट में जो सब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट हमें बतलाएगा, इसका जो आंसर हमें मिलेगा किसके रूप में? हु या विच के रूप में। जिसे एग्जाम्पल के तौर पर कह दे कि रवि इज अ गुड बॉय। क्या कह रहे हैं? रवि इज अ गुड बॉय। यहां पर अच्छा लड़का कौन है? देखिए क्वेश्चन क्या आ रहा है? क्वेश्चन क्या आ रहा है कि यहाँ पर रवि इज अ गुड बॉय, तो गुड बॉय यहाँ पर कौन है? कौन? हु। तो यहाँ पर हु कौन है? रवि है। तो यहाँ पर हु कौन है? रवि। तो यहाँ पर हु जो बतलाता है हु कौन है, ये सब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे हम कहते हैं कि हमारा भारत देश महान है, तो यहाँ पर अगर कहे आवर कंट्री इज अ ग्रेट, आवर कंट्री इज ग्रेट, तो यहां पर देखिए यहां पर रवि क्या हो जाएगा? तो रवि कौन अच्छा लड़का है? रवि अच्छा लड़का है। यहां पर हु का सेंस किसके लिए आ रहा है? रवि के लिए। और यहां पर देखिए आवर कंट्री यानी हमारा देश क्या है? महान है, इज अ ग्रेट। तो यहां पर देखो तो आवर कंट्री जो है यहां पर किसका सेंस निकल के आ रहा है? ये विच का सेंस निकल के आ रहा है। तो कौन सा देश महान है? यहां पर हमारा देश कह रहे हैं, तो ये सब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। अब वैसे बोले हैं जिसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो यहाँ पर चर्चा किसके बारे में हो रही है? रवि के बारे में ना। रवि एक अच्छा लड़का है। यहाँ पर कौन महान है भाई? हमारा देश महान है यानी आवर कंट्री। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया।
और ये आपका क्या हो गया, ये भी आपका क्लियर। चलिए अगला एग्जाम्पल, जैसे we have been reading since morning। देखिए सेंटेंस है यहां पर, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है, देखिए कह रहा वी हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, रीडिंग सिंस मॉर्निंग, हम लोग सुबह से पढ़ते रहे हैं, हम लोग सुबह से पढ़ते रहे हैं। यहां पर देखिए तो किसके बारे में चर्चा हो रही है, हम के बारे में। यहां पर वी हो जाएगा आपका, वी हो जाएगा क्या, सब्जेक्ट हो जाएगा। क्लियर। जिसे एग्जाम्पल के तौर पर और बात दूं, आर यू क्रेजी, यहां पर देखिए क्या तुम पागल हो, यहां पर किसके बारे में कह रहे हैं कि तुम ना, तो यहां पर तुम क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। अगर आपसे कहे वेयर आर यू गोइंग, तुम कहां जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग, यहां पर किसके बारे में चर्चा चल रही है, तुम के बारे में, कि तुम कहां जा रहे हो, यहां पर यू क्या हो जाएगा, यू सब्जेक्ट हो जाएगा। तो हम जान गए। देखिए अब यहां पर बात होती है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आपका नॉन भी हो सकता है, सब्जेक्ट आपका प्रोनाउन भी हो सकता है, सब्जेक्ट आपका इन्फिनिटिव भी हो सकता है, सब्जेक्ट आपका जेरंड भी हो सकता है, तो सब्जेक्ट नॉन भी हो सकता है। यहां पर देखिए बात करूं, यहां पर रवि इज अ गुड बॉय, यहां पर जो रवि देख रहे हो बच्चों, ये रवि, रवि नॉन है, रवि क्या नाम है किसी लड़के का, ये रवि नॉन है, तो यहां पर नॉन सब्जेक्ट का काम कर रहा है। अगर यहां बात करें वी, तो आई वी यू दे क्या प्रोनाउन, प्रोनाउन जानते हो जो नॉन के बदले में आता है, जो नॉन का अपना स्थान ले लेता है, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोनाउन। या यू कह ले नॉन को रिपीटेशन को रोकने के लिए, नॉन के रिपीटेशन को रोकने के लिए हम जिस शब्द का प्रयोग करते हैं उसे प्रोनाउन बोलते हैं। तो यहाँ पर आई वी यू दे ही सी, ये सारे क्या है, ये सारे प्रोनाउन है। यहाँ पर सब्जेक्ट जो है कौन है, प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन, सब्जेक्ट प्रोनाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है, वर्ब भी प्रोनाउन का काम कर सकता है, ठीक है, सॉरी वर्ब भी सब्जेक्ट का काम कर सकता है। जैसे यहां पर वियर, तो वियर ये क्या है, ये भी प्रोनाउन है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। तो यहां पर वेयर, ये भी किसका काम है, वेयर, वेयर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। जबकि यहां पर यू बात करें तो यहां पर सब्जेक्ट को, यहां पर क्वेश्चन उठ रहा है, तो यहां पर किसके बारे में कह रहे हैं कि आप कहां जा रहे हैं, तो यहां पर सब्जेक्ट, यहां पर क्या है, यू प्रोनाउन हो गया, यहां पर सब्जेक्ट क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। चलिए तो हमने अभी क्या कहा, सब्जेक्ट जो है आपका, सब्जेक्ट आपका हो सकता है, मे भी किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट हो सकता है आपका नॉन हो सकता है आपका प्रोनाउन हो सकता है आपका एडजेक्टिव हो, एडजेक्टिव भी प्रोनाउन हो सकता है, या हो सकता है आपका इन्फिनेटिव हो, इन्फिनेटिव वर्ब है, या आपका हो सकता है गेरंड भी हो सकता है। तो ये सारे प्रोनाउन, फ्रेज भी सब्जेक्ट की तरह काम कर सकता है। तो नॉन भी प्रोनाउन भी एडजेक्टिव भी इन्फिनेटिव भी जेरेंड भी, इस सब के बारे में अभी नहीं पढ़ाया हूं, इस सब के बारे में पढ़ेंगे
तो अभी सिर्फ सेंटेंस के बारे में हम पढ़ रहे थे, तो उस पर हम चर्चा कर रहे हैं और इस सबको डिटेल में सारे को पढ़ेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे सब, ठीक है। तो वहां पर भी बताते चलेंगे, देखो बबुआ यहाँ पर बताए थे, यहाँ पर बताए थे कि ये सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, ठीक है। अभी तो हमने नॉन के बारे में बता दिया कि नॉन, जैसे रवि रवि के बारे में बता रहा था, तो रवि सब्जेक्ट का काम कर रहा था। प्रोनाउन जैसे आई वी यू दे क्या है, प्रोनाउन है, प्रोनाउन भी सब्जेक्ट का काम कर रहा था, ठीक है। चलिए अगला आप बात करते हैं ऑब्जेक्ट के ऊपर। ऑब्जेक्ट, द डोर, द डोर, द वर्ड, experiences, impact of an action। इम्पैक्ट ऑफ एन एक्शन का मतलब होता है काम का असर। इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। कर्ता जिस पर काम करे उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। ऑब्जेक्ट यानी कर्म। ऑब्जेक्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों, कर्म। तो कर्ता जिस पर काम करता है, कर्ता जिस पर काम करता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। या यूं कह लें कि काम का असर जिस चीज पर पड़ता है। जैसे मैं कह लूं कि ही इज प्लेइंग फुटबॉल, ही इज प्लेइंग फुटबॉल। तो यहां पर देखिए ही जो है, ही क्या है, कर्ता यानी सब्जेक्ट है। ये किस पर काम कर रहा है, फुटबॉल खेलने पर काम कर रहा है। यहां पर ये फुटबॉल क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। उसी तरीका से ही इज सिंगिंग अ सॉन्ग, सिंगिंग अ सॉन्ग। यहां पर देखिए वह गा रहे हैं, क्या गा रहे हैं, गाना गा रहे हैं। वह गा रहे हैं, क्या गा रहे हैं, गाना गा रहे हैं। यहाँ पर ये जो सॉन्ग है किसका काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट पर। यहाँ पर किस पर गाने की काम हो रही है, गाने के ऊपर काम हो रही है। तो यही तो बात बताए, कर्ता जिस पर काम कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर कर्ता किस पर काम कर रहा है, गाने के ऊपर। यहाँ पर कर्ता क्या कर रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं। तो यहाँ पर फुटबॉल का खेलना या गाना का गाना, यानी ये जो गाना है ये फुटबॉल है, किसका काम करेगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो कर्ता जिस पर काम करे उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। या ये भी कह सकते हैं काम का फल जिस पर पड़े, जिस पर पड़े उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर और एग्जाम्पल लेते हैं, टीचर कॉल्ड हिम। क्या लिखा हुआ है, टीचर, शिक्षक ने उसे बुलाया। शिक्षक ने किसे बुलाया, उसे बुलाया। तो यहां पर देखिए किसको बुलाने के काम हो रहा है, उसे। तो ये हिम किसका काम करेगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा। किसका काम करेगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा। जिससे और एग्जांपल लूं, जैसे आई एम गोइंग टू मार्केट। यहां पर देखिए क्या लिखा है, आई एम गोइंग टू मार्केट। मैं मार्केट जा रहा हूं, मैं बाजार जा रहा हूं।
देखिए यहाँ किस पर काम हो रही है, कहाँ जाने की बात हो रही है, मार्केट जाने की बात हो रही है। यानी काम किस पर होगा, मार्केट, यानी मार्केट जाने पर काम होगा। यहाँ पर ये जो मार्केट है, ये मार्केट क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट कहलाएगा। अगर ऑब्जेक्ट की बात करूं तो कौन कौन ऑब्जेक्ट हो सकता है, तो ऑब्जेक्ट नॉन भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट एडजेक्टिव भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट आपका इंफिनिटिव भी हो सकता है, और ऑब्जेक्ट आपका जिरंड भी हो सकता है, ऑब्जेक्टिव आपका फ्रेज भी हो सकता है। तो यहां पर हमने ऑब्जेक्ट के बारे में जाने, कर्ता जिस पर काम करता है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। सब्जेक्ट के बारे में हमने जाने, जिसके बारे में बात की जाए, जिसके बारे में चर्चा करते हैं, उसे सब्जेक्ट कहते हैं। अब अगला टर्म है सेंटेंस में जो आता है वो है वर्ब। वर्ब यानी क्रिया। A verb is a word that shows action, state, position, and relation या पोजीशन is called verb। जिससे जिस शब्द से जिस शब्द से किसी भी कार्य होने का पता चलता है, होने की जानकारी मिलती है, तो उसे हम वर्ब कहते हैं। तो क्या लिखे, वर्ब किसे कहते हैं, जिस शब्द से किसी भी काम का होना, काम का होने का पता चलता है, या काम की जानकारी मिलती है कि कौन सा काम हो रहा है और कौन सा काम किस अवस्था में हो रहा है और किस पोजीशन में, पोजीशन को भी बतलाता है। तो जिस शब्द से किसी भी काम करने का, होने का पता चलता है, या अवस्था का पता चलता है, या रिलेशन यानी रिलेशन संबंध का भी पता चलता है, अधिकार का पता चलता है, उसे हम वर्ब कहते हैं। जैसे एक्शन की बात करें, एक्शन बोले तो कार्य की बात करें, एक्शन। जैसे आई एम रीडिंग, आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूं। तो यहां पर काम किसका हो रहा है, पढ़ने का। क्या कर रहा हूं, पढ़ रहा हूं। यहां पर पढ़ने का काम हो रहा है, तो यहां पर रीडिंग, ये रीडिंग जो है क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। जैसे और एग्जांपल लूं, जैसे आई एम रीडिंग अ बुक। यहां पर क्या हो रहा है, मैं एक किताब पढ़ रहा हूं। यहां पर क्या पढ़ रहा हूं, किताब पढ़ रहा हूं। यहां पर ये क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। जैसे आई एम प्लेइंग या ही इज प्लेइंग, ही इज प्लेइंग, तो वह खेल रहा है। क्या, खेल रहा है। तो काम क्या हो रहा है, यहाँ पर खेलने की काम हो रहा है। यहाँ पर कौन सा काम हो रहा है, खेलने की काम हो रहा है। तो ये काम खेलने की हो रहा है, तो यहाँ पर प्लेइंग, प्ले से बना है प्लेइंग, तो यहाँ पर प्लेइंग क्या हो जाएगा,
वर्ब हो जाएगा बच्चों। तो एक्शन का मतलब क्या होता है? कार्य। ये सारे सेंटेंस से किसका पता चल रहा है? कार्य का पता चल रहा है। अगला, अगर रिलेशन, पोजीशन की बात करूं, एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, आई हैव अ कार। क्या लिखे? आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। यहां पर देखिए अधिकार का बोध हो रहा है। किसका बोध हो रहा है? अधिकार का बोध हो रहा है। यहां पर ये जो हैव है, हैव क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा। जैसे ही हैज अ काउ, उसके पास एक गाय है। यहां पर देखिए ये हैज किसका काम कर रहा है? वर्ब का। यानी ये अधिकार बतला रहे हैं कि उसके पास क्या है? गाय है। या सेंटेंस में क्या बता रहा है? मेरे पास कार है। ये अधिकार जता रहा है कि मेरे पास कार है। तो ये सारे हैव, हैज, ये क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा। अगर एक बात करूं मैं टाइप्स ऑफ वर्ब की बात कर लूं, टाइप्स ऑफ वर्ब की बात करूं तो जनरली हम दो प्रकार के वर्ब पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं मेन वर्ब, दूसरा पढ़ते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब में ही हम पढ़ते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, और दूसरा इंट्रांजिटिव वर्ब। तो देखिए टाइप्स ऑफ वर्ब, यहां पर दो प्रकार के हम वर्ब पढ़ते हैं। एक मेन वर्ब पढ़ते हैं, दूसरा हेल्पिंग वर्ब पढ़ते हैं। तो क्या होता है मेन वर्ब? तो देखिए आप मीनिंग पढ़ते होंगे, ईट, वर्ब याद करते हैं V1 फॉर्म का, ईट, गो, कम, तो ये सारे V1 है, वर्ब का पहला रूप। याद रखना, जिस शब्द के हिंदी में, जिस शब्द के हिंदी में, जिस शब्द के हिंदी में, जिस शब्द के हिंदी में ना की आवाज आए, किसकी आवाज आए? ना की आवाज आए। जिस शब्द की हिंदी में ना की आवाज आता है वो शब्द मेन वर्ब कहलाता है। जैसे खाना, पीना, रोना, हंसना, जागना, तो इन सारे शब्द में देखो तो ना की आवाज हो रही है। तो जिस शब्द के अंत में, जिस शब्द के अंत में ना की आवाज आए, जैसे हंसना हो गया, रोना हो गया, खाना हो गया, पीना हो गया, चलना हो गया, पढ़ना हो गया, सीखना हो गया, तो इन सारे शब्द में ना है, तो ये सारे शब्द मेन वर्ब कहलाएगा। जिस शब्द के हिंदी के अंत में, हिंदी के अंत में ना आए, वे शब्द, वे शब्द मेन वर्ब कहलाएंगे, मेन वर्ब कहलाता है। एग्जाम्पल, जैसे ईट, जिससे बात करूं खाना, खाना में ना आया है तो इसका इंग्लिश क्या होता है? ईट। ये ईट क्या हो जाएगा? या खाना क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा। कौन सा वर्ब? मेन। जैसे खेलना, ना आया, खेलना का इंग्लिश क्या होता है? प्ले। खेलना का इंग्लिश क्या होता है? प्ले। तो यहां पर ये प्ले, ईट क्या हो जाएगा? मेन वर्ब हो जाएगा। जैसे जाना, जाना का इंग्लिश क्या होता है? गो। आना का इंग्लिश क्या होता है? कम। देखिए सब के अंत में ना लगा है तो इसका जो भी इंग्लिश है चाहे हिंदी हो, क्या कहलाएगा? मेन वर्ब कहलाता है। अब बात कर लेते हैं हेल्पिंग वर्ब पे।
हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? जो मेन वर्ब की सहायता करता है। तो यहां पर हम बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब। सिर्फ अभी एग्जाम्पल याद रखना, इसे डिटेल में जब हम वर्ब पढ़ेंगे तो उस वहां पर डिटेल में चर्चा करेंगे मेन वर्ब का भी। मेन वर्ब में जो ट्रांजिटिव वर्ब होता है, इंट्रांजिटिव वर्ब होता है, फिर हेल्पिंग वर्ब पढ़ेंगे। हेल्पिंग वर्ब में भी प्राइमरी वर्ब होता है, मोडाल वर्ब होता है। इस सब की चर्चा करेंगे डिटेल में, एक सेपरेट वीडियो में वर्ब पढ़ाएंगे। तो अभी हम सिर्फ इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं कि हेल्पिंग वर्ब कौन कौन होता है। तो हेल्पिंग वर्ब, अगर देख हेल्पिंग वर्ब कुल मिलाकर के 24 होता है। जो आप पढ़ते हो ना, इज, एम, आर, हैव, हैज, हैड, डू, डज, शाइल, विल, इट इज, ये सारे हेल्पिंग वर्ब होता है जो मेन वर्ब की सहायता करता है। तो हमने यहां पर पढ़ लिए कि सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस में मुख्य 3 घटक होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। एक पार्ट सब्जेक्ट होता है, दूसरा पार्ट वर्ब होता है और तीसरा पार्ट ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है। कोई भी सेंटेंस हो, कोई भी सेंटेंस में कम से कम 2 चीज जरूर होगा, या तो सब्जेक्ट और वर्ब, ये दोनों जरूर होगा। ऑब्जेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन ये दोनों हमेशा किसी भी सेंटेंस में रहेगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं। तो हमने क्या समरी निकाले, समरी बोल देते हैं कि कोई भी सेंटेंस हो, स्टार्ट कहां से होते हैं? कैपिटल लेटर से होता है। यहां पर लिख देते हैं लेटर। तो लेटर के बारे में क्या पढ़ा है? अ ग्रुप ऑफ, अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, को हम क्या कहते हैं? लेटर कहते हैं। किसी भी अक्षर, किसी भी अंग्रेजी के शब्दों को, कोई भी अंग्रेजी के शब्दों को, छोटे पार्ट को हम क्या कहते हैं? लेटर कहते हैं। उसके बाद अल्फाबेट पढ़ें। अ सेट ऑफ 26 लेटर, अ सेट ऑफ 26 लेटर्स को हम क्या कहते हैं? अल्फाबेट। 26 अक्षरों के समूह को क्या कहते हैं? अल्फाबेट कहते हैं। इसके बाद हमने क्या पढ़े? अल्फाबेट को डिवाइड किया गया है 3 ग्रुप में, वोवेल, कॉन्सोनेंट और सेमी वोवेल। ए, ई, आई, ओ एंड यू, कितने? 5, ये वोवेल है। डब्लू और वाई क्या है? कॉन्सोनेंट है। और बाद बाकी रिमेनिंग ऑल, जो बचा हुआ है वो सारे क्या है? कॉन्सोनेंट है। इसकी संख्या 19। इसके बाद हम पढ़ें वर्ड क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स क्या कहलाता? वर्ड। लेकिन बतलाए थे कंडीशन क्या होना चाहिए? कंडीशन कोई भी शब्द क्या होना चाहिए? मीनिंगफुल होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद आज पढ़े हमने क्या पढ़े? सेंटेंस। अ ग्रुप ऑफ वर्ड या अ कलेक्शन ऑफ वर्ड क्या कहलाएगा? सेंटेंस। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या कहलाएगा? सेंटेंस कहलाएगा। लेकिन यहां पर भी कंडीशन क्या होना चाहिए?
कुछ भी सेंटेंस में हम नहीं लिख सकते हैं। सेंटेंस में कोई भी वर्ड प्रॉपर ऑर्डर में प्लेस्ड होना चाहिए, प्रॉपर वे से अरेंज होना चाहिए। तो कंडीशन कैसा होना चाहिए सेंटेंस का? मीनिंगफुल होना चाहिए। मीनिंगफुल बोले तो जो भी वर्ड है सेंटेंस में वह प्रॉपर ऑर्डर में प्लेस्ड होना चाहिए, यानी रहना चाहिए। इसके बाद हमने क्या पढ़े सेंटेंस में? सब्जेक्ट पढ़े। तो डोर ऑफ एक्शन, जिसके बारे में चर्चा की जाए उसे क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट, डोर ऑफ एक्शन। इसके बाद हमने क्या पढ़े? ऑब्जेक्ट, तो काम का असर जिस पे पड़ता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं, यानी कर्ता जिस पे काम करता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। इम्पैक्ट ऑफ एन एक्शन। इसके बाद हमने क्या पढ़े? वर्ब, जिससे किसी भी काम का पता चलता हो, काम की जानकारी मिलती हो, उसे हम क्या कहते हैं? वर्ब। ये क्या शो करते हैं? एक्शन, काज, एक्शन, रिलेशन, पोजीशन, एंड स्टेट। फिर हमने पढ़े वर्ब का टाइप, हल्का फुल्का, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। ठीक है। चलिए, चलिए अब हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस पे। अब आ जाते हैं कहाँ बच्चों? टाइप्स ऑफ सेंटेंस पे आ जाते हैं। ठीक है। की कहलिए? तो बच्चों टाइप्स ऑफ सेंटेंस हम पढ़ रहे हैं। टाइप्स ऑफ सेंटेंस, तो कितने प्रकार के सेंटेंस होते हैं? तो 5 प्रकार के सेंटेंस पढ़ते हैं हम। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। 5 प्रकार के सेंटेंस पढ़ते हैं। assertive sentence, interrogative sentence, imperative sentence, optative sentence, exclamatory sentence, तो कितने प्रकार के सेंटेंस होते हैं बच्चों? 5 प्रकार के। कौन कौन सा? याद करो। कौन कौन सा? assertive sentence, interrogative sentence, imperative sentence, optative sentence, exclamatory sentence।